फ्रेंड्स, वेलकम है बालाजी क्लासेस बाय अतुल वाजपेयी सर में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी। जी हाँ, क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टॉप बुक है हमारी, उसका नाम है हमारा अतीत, और इसका भाग क्या है 1, जो कि क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक है और हिस्ट्री के लिए चलाई जाती है। तो दोस्तों, इस बुक को हम इसलिए तैयार करेंगे कि जो हमारा बेसिक फाउंडेशन है हिस्ट्री को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए। यानी कि हमारी जो बेसिक न्यू है वो हिस्ट्री में जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो सकते हैं, या फिर बेसिक नॉलेज जिसको अपनी फाउंडेशन मजबूत करने किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस जो है वीडियो को आपको पूरा जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं बालाजी क्लासेस में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें आज की क्लास आगे डिस्कस करते हुए हम थोड़ा सा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, चलें स्टार्ट करें। ओके गाइस, ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हुए हम चल रहे हैं। तो क्लास की इसकी हिस्ट्री है जिसका नाम हमने बता दिया है हमारा अतीत है। इसको आगे देखते हैं कैसे क्या है, फिर पूरी डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक चैप्टर को आज पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसी तरह लिख के चलते हुए सारे चैप्टर देखिए। इसमें पहले संविधान जो है भारत का संविधान की उद्देशिका भी इस बुक में सबसे पहले लिखी हुई है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। फिर हम एक टॉपिक यहाँ दिया हुआ, अगर अब मैं ये बुक क्लियर करा दे रहा हूँ, इसके बाद आपको बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ेंगे यहाँ पर भी आपको ये भी कॉन्सेप्ट एक बार मिलेगा कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। क्या लिखा है, क्यों पढ़े हम इतिहास, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इस बुक को अगर आपके पास है तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। पहले समझना ये जरूरी है कि इस किताब में पढ़ाया कैसे जाएगा, क्या दिया हुआ कंटेंट क्या है, इसका कंटेंट कैसा है। ठीक है, जो हमें कि स्टार्ट करता है, जैसे इसकी विषय वस्तु देखें तो इसके कंटेंट में जो टॉपिक हैं उन्हें जो हमें कैसे बढ़े, सबसे पहले टॉपिक है क्या, कब और कहाँ कैसे, एक ये टॉपिक है ना। और जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से एक टॉपिक ये है आरंभिक मानव की खोज, अगला टॉपिक है भोजन संग्रह के उत्पादन तक आरंभिक नगर, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, राज्य राजा और टॉपिक हमें जो है अशोक और अनोखा अशोक जी के विषय में देखिए बताया जा रहा है। खुशहाल गांव के विषय में, राजा और मतलब कि जो हमारा जो कहने का मतलब है इतिहास का जो इतिहास स्टार्टिंग होता कह सकते आदि मानव काल से, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें डिस्क्राइब करने के लिए कि हम समझेंगे कैसे। तो कहीं पर भी अब आपको लिखिए, अगर ऐसा ब्रैकेट बना मिल जाएगा ऐसे जैसे दिखा, और इस पर लिखी होगी परिभाषा तो इंपॉर्टेंट होगी, वो हमें लर्न करनी होगी। स्रोत जो लिखे होंगे, स्रोत मतलब पहली बात समझ लेते क्या होता है, जरिया। मतलब जैसे आप बात करें तो पृथ्वी पर बारिश जो कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, कैसे आता है पानी पृथ्वी पर, वर्षा के द्वारा। तो वर्षा क्या है पृथ्वी पर, वर्षा जो है पृथ्वी पर क्या है, पानी का स्रोत है। पानी का क्या है, वर्षा होता है। जरिया मतलब हमको किस स्रोत से ये जानकारी मिली, कहाँ से ये जानकारी में, सारा चीज़ें स्रोत के अंतर्गत बताई जाएंगी। आगे बात क्या, अतिरिक्त जानकारियाँ जो होंगी हमको दी जाएंगी, अन्यत्र जानकारी, इस तरह का कुछ कोष्टक बनाकर सारी जानकारियाँ लिखी जाएंगी। उपयोगी शब्द जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे वो इस तरह के ब्रैकेट बना के हमारे पास हमको दी जाएंगी, और महत्वपूर्ण तिथियाँ होंगी ऐसे दिखाई जाएंगी। सारा बताया जाए आगे पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में कल्पना करो, और ऐसे ऐसे करके कई तरीकों से हमको लर्न कराने की कोशिश की गई है क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बुक को पूरी क्लियरली हम एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ के पूरी बुक क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिए कि आप अभी बोर मत होइए, बुक को बहुत इंटरेस्ट आने वाला, आगे बहुत अच्छी बुक है वैसे भी। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले दिया गया क्या, कब, कहाँ और कैसे। कौन सा टॉपिक दिया, अध्याय प्लस चैप्टर फर्स्ट हमने खोला, इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए आपको दिख रहा होगा चैप्टर फर्स्ट यहाँ लिखा है अध्याय फर्स्ट के लिखा है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका नाम है। तो कहानी शुरू होती है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है। यहाँ कुछ पात्र दिए गए हैं, बच्चों के कुछ नाम दिए गए जिससे कि हमको कहानी समझने में आसानी मिले। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी नज़र एक सुर्खी पर पड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बात को, इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमको ये बेटा ये ध्यान देनी है सभी लोगों को कि जो है इस टॉपिक में जो शब्द है उन शब्द के अर्थ को समझना है। क्या होता है, एग्जाम में पेपर आता है, जब उसकी हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो उसका उत्तर कैसे दें। सुर्खी सबसे पहले आ जाए, सुर्खी। तो सुर्खी का मतलब होता है बेटा जैसे कोई पेपर होता है, अखबार होता है, जब न्यूज़पेपर होता है तो उसमें जब कोई बात लिखी होती है तो वो सुर्खी लिखी होती है। सुर्खी मतलब जैसे बड़ी बड़ी, जैसे लिखा है कि ट्रक के कुचलने से 4 की मौत। मतलब जो पेपर में हेडिंग होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेडिंग कहते हैं, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सुर्खी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुर्खी। तो सुर्खी आप लोग क्लियर हो गए। तो क्या करी, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब क्या, हेडलाइन। सुर्खी मतलब हेडलाइन होता है। ठीक है, क्लियर।
ठीक है। हेडलाइन होता है, सुर्खी मतलब क्या होता है, हेडलाइन होता है, पड़ी 100 साल पहले। उसकी हेडलाइन में क्या लिखा था, 100 साल पहले वह सोचने लगी। उसकी हेडिंग जो सुर्खी लिखी थी, उसकी सुर्खी में लिखा था 100 साल पहले, हेडिंग थी न्यूज़पेपर में उसके। वह सोचने लगे कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आइए डिस्कस करते हैं, कैसे जान सकता है, कैसे पता लगाया जाए यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, सही जवाब। अगर कल क्या हुआ तुमको पता लगाना तो क्या कर सकते हैं, हम रेडियो सुन सकते हैं, एग्जैक्ट। टेलीविज़न, टीवी देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। अगर हमको अगले दिन की जानकारी लेनी, कल क्या हुआ था, तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। आगे यही साथ ही, आगे क्या आता जा रहा है, यहीं साथ ही पिछले साल क्या हुआ था, यह तुम कैसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी उस व्यक्ति से हम मिल लें जो कि 2 साल पहले था, तो हम 2 साल पहले की बात करें। उस समय की स्मृति हो याद, उससे बात करें। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, इसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास। कि बहुत साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ, इसको जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास। आगे बात करें तो लिखा है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। भाई हम ऐसा क्यों जानना चाहिए, अतीत के बारे में हमें क्या जानकारी, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को आप माइंड में बिल्डअप करते चलिए, ताकि आपकी जो सोचने की स्किल होगी वो भी बढ़ती रहेगी। इतिहास के अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। तो हम पहला बात इतिहास को पूछे क्यों पढ़ते हैं, तो एक चीज़ जानने के लिए कि पहले के लोग क्या खाते थे। दूसरी बात कैसे कपड़े पहनते थे। दूसरी बात क्या कि पहले के लोगों में से दूसरी बात क्या है कि वो कैसे क्या करते थे, कपड़े पहनते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। कौन, पहले के लोग। कैसे लोग, पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते, किस तरह के क्या पूछा, घरों में रहते थे। हम अखेटको, अब देखो किसके किसके विषय में डिस्कस करेंगे, अखेटको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अखेटक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, अखेटक किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शिकारी। क्या कहते हैं, शिकारी को ही अखेटक कहा जाता है। जो शिकार करता है ना, उन्हें ही अखेटक कहा जाता है। आगे बात करें, आगे हम लोग देखें पशुपाल को, और किसके विषय में पढ़ेंगे, पशुपाल को, कृषकों मतलब किसानों, शासकों मतलब जो शासक होते थे, राजा वगैरह, व्यापारियों के विषय में, पुरोहित। अब फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लिखिए, पुरोहित। तो पुरोहित किसे कहा जाता है बेटा, पुरोहित वो होता है जो पूजा पाठ कराता है। क्या कराता है, जैसे हिंदुओं में होता है पंडित कहते हैं, ठीक है, उसमें मुस्लिम में मौलवी वगैरह होता है। उसी तरह जो पहले के उन सबको कह सकते हैं कि पुरोहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, पुरोहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है, पुरोहित। आगे लिखा है शिल्पकारों, और किसके विषय में, शिल्पकारों। शिल्पकार कौन से होते, तो वो जो पत्थर गढ़ने का है ना, बनाने का सब कार्य करते हैं। कलाकारों, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, कलाकारों इनको कहते हैं। संगीतकारों, क्या, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों, संगीतकारों या फिर कौन, वैज्ञानिकों के जीवन में बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, क्या करते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे, या फिर कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। ये सब कैसे जानकारी, हमको ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी, इतिहास से, हिस्ट्री से। आगे कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, इन सब विषय में जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, इतिहास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ सकता है, पुटअप हो सकता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, तो इन सब लोगों के, अखेटकों के, शिकारियों के, पशुपालकों के, कसकों और व्यापारियों के विषय में जानकारी पाने के लिए वो पहले क्या करते थे। आइए लिखा है लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहला क्वेश्चन का उत्तर अब ढूंढने जा रहे हैं, जो हमारे मन में उठ रहा है इतिहास के, कि 100 साल पहले जो इतिहास था उस समय के लोग कहाँ रहते थे। क्या बात तुझे, कहाँ रहते थे। तो मानचित्र अभी दिखा रहे हैं आपको फिगर, मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कई लाख वर्ष पूर्व लोग कहाँ रहते थे, तो कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर। ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों का कुछ कुशल संग्राहक क्या थे, कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक वो होते हैं जो वस्तु क्या करते, इकट्ठा। संग्राहक मतलब क्या करना, इकट्ठा करना। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। विशाल संपदा, जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे बेटा, परिचित थे। विशाल संपदा से परिचित का मतलब होता है कि जंगल के विषय में उन्हें ठीक ठाक जानकारी थी। अपने भोजन किसके लिए क्या करते थे वो, अपने भोजन के लिए जड़ों, क्या कर, भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट मतलब क्या होता है, शिकार भी करते थे। तो इसमें हम इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी पा रहे हैं। आगे चलें, स्टार्ट करते हैं। तो हमने इतिहास में किस समय, इसलिए इतिहास में क्या जानने के लिए हमने पढ़ा कि संग्रह को, है ना,
शिकारियों, इन सब चीज़ों के विषय में हम क्लास 6 के इतिहास में जानेंगे। अब आगे बात की जाए तो आगे लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, आगे बताया जा रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। किसमें? अभी मैप में देखेंगे इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कब 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, क्या क्या, सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्ज़ाम में कि गेहूँ और जौ जैसी फसलों का सबसे पहले उपजाना कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। चलिए हम लोग ढूंढते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो आपको भी मैप में दिखने लगी होंगी थोड़ा थोड़ा। ये है किरथर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये जो आपको दिख रही है ना, जहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं, दिख रहा है ना सर्किल, ये कौन सी पहाड़ी? किरथर पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है? किरथर पहाड़ी। ये किरथर पहाड़ी आपको दिख रही होगी, ठीक है, जहाँ पर मार्क कर जा रहा है। उसी के बगल में आपको सुलेमान पहाड़ी भी दिख रही है। ओके, तो बात करें किरथर, ये जहाँ सर्किल कर दे, और ये सुलेमान। कौन सी? सुलेमान। दोनों पहाड़ियाँ आपको दिखे। तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ क्या किया गया था? उपजाया गया था। क्या किया गया था? गेहूँ और जौ सबसे पहले इन्हीं स्थानों पर उपजाया गया था, ठीक है। बात करें आगे तो कौन कौन? किरथर और सुलेमान, जहाँ पर हमने सर्किल किया है, यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया गया था। आगे बात करें, इन्होंने भेड़, क्या क्या, कौन कौन से जानवर पाले थे इन्होंने? भेड़, बकरी, गाय, बैल तथा पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सबसे पहले जब यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ उपजाया गया? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। फिर पूछा कब? आज से 8000 वर्ष पूर्व। फिर पूछा जा सकता है उन्होंने सबसे पहले भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते। तो क्वेश्चन पुटअप हो, ये लोग कैसे रहते थे? कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। क्या पता लगाना? चलिए फिर हम मैप के पास एक बार चलते हैं और ढूंढते हैं यहाँ पर उत्तर पूर्व में गारो। तो देखिए मैप जो हमारा होता है इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्टों में डिवाइड होता है? मैप हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले मानिए एक ऐसे, मानिए लाइन सीधी, ये एक ये, ठीक है, 4 पार्टों में हो गया, ठीक है। मानिए मैप के 4 पार्ट। तो मैप ऐसा होता है तो इसमें हम लोग जानते हैं ना, इधर ऊपर उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। ये ना नीचे उधर, इधर दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। इधर पूर्व होता है और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। मैप में हमेशा लोग ये डायरेक्शंस होती हैं, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। पश्चिम होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कहाँ बात कर रहे हैं, देखना कहाँ है हमको? मैप में देखना बताया जा रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य। उत्तर तो यानी उत्तर कहाँ चला गया? ये है, और पूर्व ये, तो यानी उत्तर पूर्व के बीच ये यहाँ पर कहीं पर हमको मैप में, यानी कि मैप में अब हम जाएंगे यहाँ पर मैप में, तो हमको मैप में हमने बताया ये डायरेक्शन हो गई, मैप में हमने बताया, है ना। ऐसे बात करें तो ये डायरेक्शन और इधर ये डायरेक्शन, यहाँ कहीं पर होंगी गारो। तो देखो आपको दिख रही हैं गारो पहाड़ियाँ, देखिए गारो पहाड़ियाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे गारो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर ही क्या बताया जा रहा है, कहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ सबसे पहले क्या किया गया? यहाँ सबसे पहले चावल, क्या किया गया? चावल उपजाया गया तथा वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो आइए अब एक दूसरा ढूंढना है, विंध्य पहाड़ियाँ। तो देखिए ये यहाँ हमको मिल गई विंध्य पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? विंध्य पहाड़ियाँ भी हमको ये मिल गई, विंध्य पहाड़ियाँ। तो विंध्य पहाड़ियों पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्लियर? तो यहाँ से हमने 2 बातें सीखी। सबसे पहले कि गेहूँ और जौ चीज़ें बात की गई। गेहूं और जौ ये दोनों चीज़ें जो दिखा रहे हैं हम आपको, गेहूं और जौ ये दोनों जो आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले कहाँ की गई? किरथर और सुलेमान पर किया गया। और उसके बाद सबसे बात की गई चावल की। तो चावल की गारो और विंध्य पहाड़ियों में चावल किया गया। तो गारो और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये रही हमारी गारो पहाड़ी और ये रही यहाँ पर विंध्य पहाड़ी, यहाँ पर किया गया, ठीक है। क्लियर कर लीजिए इन लोगों को, इनको बात को रिवीजन कर लीजिए। आगे बात की जाए मानचित्र पर सिंधु तथा की सहायक नदियां का पता लगाने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है मानचित्र में। मैप एक दिन हम लेके आएंगे, ओनली मैप वाला पोर्शन, ठीक है। उस दिन उसको हम फिर अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। मैप वाला पोर्शन लेके आएंगे, ठीक है। बात करें तो अब यहाँ बात की गई, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी कुछ सहायक नदियों के विषय में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, सारी नदियाँ आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये नदियाँ आपको दिख रही हैं, ठीक है। क्लियर? आगे चलें, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं मानचित्र पर। कहाँ? मानचित्र पर बात की जा रही है, मानचित्र पर बात की जा रही है। आगे डिस्कस किया जा रहा है मानचित्र पश्चिम तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक नदी
एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। देखो सहायक नदियाँ क्या होती है, मान लीजिए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी, इनका उद्गम स्थल है, ठीक है। जैसे सपोज दैट देखिए यहाँ हिमालय से जैसे ये नदी निकली हुई, ठीक है, इसको पूरा हम क्लियर कर लेते हैं। हिमालय से जैसे ये नदी निकली हुई, जैसे ये हिमालय से नदी निकलती हुई आपको दिख रही होगी, ये यहाँ हिमालय से ये नदी यहाँ दिख रही है, यहाँ से दो धाराएं नदी की निकली हुई हैं, एक ये धारा और एक धारा, दो धाराएं निकली। जब ये नदी आगे बढ़ के जाती है ये, और ये दूसरी नदी भी आगे बढ़ के जा रही हैं दोनों नदी, और इसमें जो ये नदी चंबल नदी आके मिल गई है, यही सहायक नदी। चंबल नदी जहाँ पे एरो बनाया मैंने, जो आके मिल गई वही कैसी नदी है, सहायक नदियाँ। जब एक नदी में दूसरी कोई नदी आके बीच में मिल जाती है तो वही सहायक नदी कहलाती है। कैसी नदी कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। क्लियर, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक। जैसे यहाँ मान लीजिए झेलम नदी है, कौन सी नदी निकल के आई है, झेलम नदी, ये बहते हुए जा रही है, और यहाँ से कौन सी आ गई, काबुल, लिखा है काबुल नदी आ रही है, काबुल नदी आके इसमें मिल गई तो ये क्या हो गई, इसकी सहायक नदी हो गई। क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। किसी दिन स्पेशल हम नदियों वाला टॉपिक फिर से करेंगे, ठीक है। अरे इन्हें कहते हैं, ये एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, क्या हो जाती हैं, एक बड़ी नदी। सहायक नदियाँ क्या होती है, बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले होंगे। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भारत का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो बताया जा सकता है सिंधु नदी के इनके आसपास हुआ होगा, ठीक है। नगरों का विकास कहाँ हुआ, कब हुआ, 4700 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक। इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर का हुआ। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आगे बात किया जाए, यहाँ लिखा हुआ है पश्चिम एशिया, देखो ऊपर यहाँ देख लीजिए, पश्चिम से लिखा मानचित्र में दक्षिण एशिया आधुनिक भारत एवं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, दक्षिण एशिया का कौन कौन पार्ट है, तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका, ये सब किसके भाग हैं, दक्षिण एशिया के। ईरान, और यहाँ बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि सब पड़ोसी देश हैं किसके, भारत के। ईरान सब क्या भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया एक क्या है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन अब विशालतम तथा बाकी एशिया के समुद्र, पहाड़ियाँ, आगे बाकी एशिया की पहाड़ियों तथा पर्वतों से क्या है, पहाड़ियों तथा पर्वतों से क्या बटे होने के कारण यह उपमहाद्वीप कहा जाता है। यहाँ बात जो होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा अच्छे से हमको समझनी पड़ेगी, क्या कहानी समझनी पड़ेगी, अच्छे से बात समझनी हमको, यहाँ पर जो दिखाई गई वो पड़ेगी। क्यों ऐसे अच्छे से हमको क्यों क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बाई एक डिफिनीशन बताई गई कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ बताया गया है दक्षिण एशिया के एक छोटे, कहाँ, दक्षिण एशिया के एक उपमहाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है, एक उपमहाद्वीप से क्या है, एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि, चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे लिखा हुआ गंगा तथा उनकी सहायक, किसकी, गंगा तथा उनकी सहायक नदियाँ, सोन नदियों का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध, सही बात पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से कि निकल गई, मगध। तो मगध किसे कहते थे, मगध, क्या बात पूछी जा रही है, मगध। तो मगध किसे कहा जाता था, मगध। तो मगध किसे कहते थे, जो नदियों का, कहाँ का, गंगा, कौन सी नदी बात की जा रही है, मगध किस क्षेत्र को कहा था, गंगा के दक्षिण। तो देखिए हमने बताया था मैप में 4 डायरेक्शन होती है ऐसे, ठीक है। तो कहाँ, गंगा के दक्षिण, तो गंगा नदी का जहाँ उद्गम है यहाँ इधर मान सकते हैं, ठीक है, गंगा के दक्षिण में, कहाँ, गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता, मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, यानी और भी राज्य थे। आगे बात करें, लोग सदैव उपमहाद्वीप के, क्या बात की है, लोग सदैव उपमहाद्वीप के, लोग सदैव क्या, उपमहाद्वीप के, लोग सदैव उपमहाद्वीप के, ठीक है। आगे बात करें, लोग सदैव क्या, उपमहाद्वीप के, लोग सदैव उपमहाद्वीप के, ठीक है, लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, क्या कि लोगों ने एक सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, कहाँ, ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान,
नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हमको क्या समझना है कि देखिए पलायन करते थे। कहा जा सकता है कि जो प्राचीन हमारा जो था काल था, जो प्राचीन काल का ऐतिहासिक दौर होता है, जब शुरुआती दौर होता है तो उसमें लोग पलायन करते थे। कैसे करते थे? लोग पलायन करते थे। अब पलायन करने के रीजन क्या हो सकते थे? पलायन करने के अलग अलग रीजन हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे पलायन करने के रीजन हमको अलग अलग बताए गए हैं। जैसे क्या, किस लिए पलायन करते थे, यात्रा किस लिए करते थे? कभी कभी काम की तलाश में, किसकी तलाश में? काम की तलाश में। कभी कभी क्या होता है? प्राकृतिक आपदा क्या होती थी? कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण, किसके कारण? प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा के कारण कभी कभी किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। आगे लिखा है कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। क्लियर? क्या किया करते थे? जाया करते थे। कुछ लोग, क्या लिखा है? कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे बात करें तो देखिए यहाँ तक अभी हमने क्या समझा, यहाँ तक हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें 3-4 चीज़ें जो हमें समझ में आई। लोगों का पलायन क्यों होता था, पलायन करने के रीजन क्या होते थे। भाई जो गुरु होते थे शिक्षा देने के लिए जाया करते थे, है ना। कुछ जानकार इच्छुक लोग घूमने के इरादे से भी जाया करते थे, कुछ लोग काम की तलाश में जाया करते थे, इसी तरह लोग घूमा करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते थे? आज के लोग अगर उनका हम जो कंपैरिजन करें, तुलना करें कि पहले के लोग जो इतिहास के आरंभिक युग है और आज के, तो कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी लोग दूसरे शहर क्यों जाते हैं? रोजगार की तलाश में जाते हैं। दूसरी लोग क्यों जाते हैं? पिकनिक मनाने और घूमने जाते हैं। तो पलायन करने के रीजन, हाँ कुछ रीजन अब वो भी, जैसे आपदा जब हो जाती है तो एक स्थान से लोग स्थान बदलते, वो भी अब भी होता है। तो सारे रीजन को लगा के देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, वहाँ पहाड़ियों, क्या बात की जाते हैं? मानचित्र 1 को देखो, वहाँ पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्रों तथा इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। हालांकि लोगों ने इनके लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो अभी हमने आपको उपमहाद्वीप की डिफिनीशन क्लियर कर दी। उपमहाद्वीप जो 3 तरफ से, यानी भारत की बात की जा रही है, ठीक है। इसके आवागमन में हमारी संस्कृति और परंपरा को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, क्या करने? पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार करते रहे। किस लिए विचार करते रहे? कई कार्यों के लिए वो अब एक दूसरे से विचार करते रहे। तो क्या कार्य हो सकते हैं? संगीत रचने, है ना, और भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार करते रहे और अपनाते रहे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं था, मतलब मेन पॉइंट नहीं था, लेकिन अब जो आने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है।